Yes, student, today we will start definite integral. In the previous section, we have studied about the indefinite integral. अभी मैं बताता हूँ सारा क्या होता है डेफिनेट इंडेफिनेट एंड डिस्कस फ्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग दैम इंक्लूडिंग इंटेग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शन. कई मेथड की हमने पार्शियल फ्रैक्शन करा, बाय सब्स्टिट्यूशन करा और फार्मूलेज वो उसमें यूज़ करे. तो कई मेथड ने यूज़ करे हैं इंडेफिनेट इंटेग्रल फाइंड आउट करने के. इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी व्हाट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ ए फंक्शन. पीछे हमने जितना भी किया है इनडेफिनेट इंटेग्रल है. अब जो हम स्टडी करेंगे वो डेफिनेट इंटेग्रल होगा. द डेफिनेट इंटेग्रल हैज़ ए यूनिक वैल्यू. यूनिक वैल्यू क्या है मैं अभी बताता हूँ. ए डेफिनेट इंटेग्रल इज डिनोटेड बाय दिस. इसमें ना लिमिट्स आ जाएंगी. इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं. अभी क्लियर करते हैं सारा ये. तो अगर ये नहीं थी तो इंडेफिनेट था, ये आए तो हमारे डेफिनेट. यानी कि बेसिकली इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं. तो जो इनडेफिनेट था उसमें तो फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाती थी. सी के ऊपर डिपेंड करता था कि सी को 2 पुट करें तो कुछ और कर्व बन जाता था, 5 पुट करें तो कुछ और कर्व बन जाता था. बट इसमें सी नहीं आएगा. वो क्यों नहीं आएगा अभी करते हैं आगे. वेयर ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ द इंटेग्रल एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटेग्रल. द डेफिनेट इंटीग्रल इंट्रोड्यूस आइदर एज ए लिमिट ऑफ सम. ये कह रहा है जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना उसको दो तरीके से कर सकते हैं. आइदर एज ए लिमिट ऑफ सम, ये सिलेबस में नहीं है 7 पॉइंट एक्सरसाइज, फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में. एज ए लिमिट ऑफ सम और इफ इट हैज़ एंटी डेरिवेटिव एफ इन द इंटरवल ए टू बी. एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर इंटरवल में. इन दो मेथड से हम या तो लिमिट एज ए सम या एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल. ठीक है. देन इट्स वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है ना एंटी डेरिवेटिव की, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एफ एट द एंड पॉइंट दैट इज एफ बी माइनस एफ ए. दिस विल बी द आंसर ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल. ठीक है. तो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ सारा, जो मैंने इसमें 3-4 वर्ड बोले हैं. डेफिनेट इंटेग्रल इज डिनोटेड बाय ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ए इज लोअर लिमिट एंड बी इज अपर लिमिट. देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन थी क्या, व्हाट इज इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन है हमारी कि एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना होता है हमें. ठीक है. जो हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो एरिया अंडर द कर्व जो फाइंड आउट किए हैं, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं थी. हम जस्ट एक उसका एक अंडर कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लेते थे, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी. ठीक है. फिक्स अगर सी प्लस कर देते थे, सी के ऊपर डिपेंड करता था कर्व यहाँ पे बनेगा, उसके ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा. ठीक है. तो इसमें एक फिक्स वैल्यू आएगी हमारे पास. जैसे यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, मतलब जैसे एक्स यहाँ पे 2 है और एक्स यहाँ पर 7 है हमारे पास. ठीक है. तो ये लाइन सारी हमारे पास 7 की हो गई. तो इसके बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसका. ये पूरी जो फिगर बन रही है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में ये एरिया. तो इसके दो मेथड है. या तो इसको रेक्टेंगल बना के, जो प्रोसेस है हमारा नॉर्मल, उसको रेक्टेंगल बना के उनको सबको ऐड करें और फिर इसका एरिया फाइंड आउट करें. तो इस मेथड क्या बोलते हैं, एज द लिमिट ऑफ ए सम. ये मेथड है हमारा जो अब सिलेबस में नहीं है. ठीक है. क्या मेथड है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, यानी कि इनका सबका सम करते जाएं हम जितने भी आ रहे हैं. इनफाइनाइट इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करें. सेकंड मेथड है, यही फिगर है, ये सिर्फ 2 लाइन्स ड्रॉ की है मैंने, जिस मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे अभी. ये 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं. क्या करें हम टोटल निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी तक का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. और उसमें से ये इतना पोर्शन ये वाला माइनस कर देते हैं. तो अंडरस्टूड है, अपने आप ही हमारे पास ये आंसर आएगा. हमें रेक्टेंगल की जरूरत नहीं पड़ी. टोटल में से हमने ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास अपने आप ही इस रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. बाय एंटी डेरिवेटिव मेथड क्या किया, पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया. इंटीग्रेशन मतलब जो एंटी डेरिवेटिव है इसका, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट. अपर लिमिट मतलब यहाँ से यहाँ तक, और लोअर लिमिट यहाँ से यहाँ तक, उसको माइनस करके उसका हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया. एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे 2 to 5 है. जैसे सपोज करो यहाँ 2 to 5 है और ये कोई पैराबोला बना हुआ है. ऐसे कोई पैराबोला होता है हमारे पास, तो उसके बीच में इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया. x³/3 आएगा. सी नहीं आएगा, अभी बताता हूँ क्यों नहीं आता वो. तो यहाँ 5/2 आएगा.
वो सॉरी 5 to 2 आएगा, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 5। तो एक बार अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करना है, एफ बी माइनस एफ ए था ना, तो यहाँ 5 पुट करो, 5³ अपॉन 3, फिर 2 पुट करो माइनस करके, 2³ अपॉन 3, तो ये आया 125/3 माइनस 8/3। तो कैंसिल करके हमारा ये आया 39 यूनिट स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। तो इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। वी विल नॉट राइट सी, दैट इज इफ वी टेक्स राइट सी, अगर हम सी लिखते भी हैं बाई चांस, जैसे हमने सपोज करो इसका इंटीग्रेशन करा तो एफ एक्स प्लस सी आ गया, तो ये अपर लिमिट पुट की एफ बी प्लस सी, फिर उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करा, तो ये वैल्यू पुट करी तो प्लस करा, तो जब ब्रैकेट इसकी रिमूव करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, सी माइनस का बन जाएगा, तो ये सी से सी कैंसिल, और ये फिर वही आ गया जो मैंने फार्मूला बताया था ये। तो इसलिए सी इसमें ऐड करना यूजलेस है, हम डायरेक्ट उसमें सिंपल, इसीलिए इसकी जो है एक फाइनाइट वैल्यू आती है, सी नहीं है ना इसमें, तो इसलिए इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है। अब जो इसका आंसर 5 आ गया तो 5 है, 10 आ गया तो 10 है, 7 आ गया तो 7 है, मतलब उसमें वैल्यू कोई ऊपर नीचे नहीं होगी, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये जैसे हमने ये किया था ना जब स्टार्टिंग की थी, ये हमने इंटीग्रेशन किया था, तो यहाँ पर इसका एक्स, सब में आंसर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यानी कि पैराबोला बनेगा सारों से। बट फैमिली ऑफ कर्व बन गया ना, क्यों, क्योंकि सी को अगर 3 पुट करा तो ये यहाँ बन रहा है पैराबोला, सी को 2 पुट करा तो यहाँ बन रहा है, 1 पुट करा तो यहाँ पे बन रहा है, 0 पुट करा तो यहाँ पे बन रहा है, -1 पुट करा तो यहाँ पे बन, इस तरह करके, मतलब यहाँ पे 0 पुट करा तो ये यहाँ से टच करके जा रहा है इसको, -1 पुट करा तो यहाँ से टच करके जा रहा है इसको, तो ये फैमिली ऑफ कर्व बन गया सी के कारण, इसलिए इसकी डिफरेंट वैल्यू आती है, यूनिक वैल्यू नहीं आती। बट डेफिनेट इंटीग्रल में सी तो हाई कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हम हमारे पास क्या आता है एक फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है। इसके बाद ये सारा क्वेश्चन इस तरह करते थे, बट इस टर्म में ये एक्सरसाइज नहीं है हमारे पास 7.8, तो हम 7.9 की इंट्रोडक्शन करेंगे डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है इसके, बस ये थोड़ी इंट्रोडक्शन समझ लो, क्वेश्चन तो वही जो कर चुके हो सारे वही हैं, बस ये वैल्यू पुट करने वाला काम है इसके अंदर, वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन तो बिल्कुल जो मेथड पीछे किया वही करना है, रिपीट सारा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसमें 2 थ्योरम्स आएंगी, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, बट उस थ्योरम से पहले हमें एक एरिया फंक्शन आएगा, वो समझना जरूरी है, उसी के बेस पे हम आगे दोनों थ्योरम की डेफिनेशन बनाएंगे। कह रहे वी हैव डिफाइन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स वाला कर्व हो गया, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ये जो ऑर्डिनेट आ रहा है सारा वाई पे, ये सारी वैल्यू आ रही है ना वाई की, ये वाई की वैल्यू आ रही है, एंड एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, यानी कि इसके बीच में जो एरिया आ रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ, ये इसके बीच में जो कुछ भी नाम लिखते हैं ए बी सी डी, ये सारा, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इन ए और बी के बीच में, कह रहा है लेट एक्स बी ए गिवन पॉइंट इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लिया, तो ये एरिया यहाँ तक ये हो गया, शेडेड कर दिया मैंने। तो अब एरिया अंडर द कर्व मैंने क्या ले लिया, ए टू एक्स अगर लेता हूँ एफ एक्स डी एक्स, तो ये बन गया रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ध्यान से देखना अगर मैं x यहाँ पे ले लेता तो एरिया डिफरेंट आ जाता, यहाँ पे लेता तो एरिया डिफरेंट आता, या x इधर ले लेता तो एरिया कम हो जाता, उधर लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाता, यानी कि एरिया कम ज़्यादा हो रहा है ना, मीन्स एरिया डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो एरिया है वो x की वैल्यू पे डिपेंडेंट हो गया, इट मीन्स ये फंक्शन बन गया x। नेक्स्ट कह रहा है इन फिगर हियर इज एज्यूम दैट एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व बना रखा है ना, एफ एक्स सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रखी है, एफ एक्स ग्रेटर देन ले रखा है ना, तो एज्यूम करा है, ये जरूरी नहीं है कि भाई ये यहीं पे प्रूव होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कर्व बनाऊंगा, फोर्थ में बनाऊंगा, थर्ड में बनाऊंगा, वहाँ भी यही रिजल्ट ट्रू होगा। ये तो सिर्फ थोड़ा इजी समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें प्लस प्लस होता है सारा, तो इजी समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करा है, इसलिए कह रहा है कि एफ एक्स जो है ग्रेटर देन एज्यूम किया हमने 0।
द असर्शन मेड बिलो इज इक्वली ट्रू फॉर अदर फंक्शन एज वेल एज, बता दिया मैंने, वो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट किसी में भी फंक्शन बन रहा हो। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। इस शेडेड रीजन में जो भी एरिया है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर। अगर एक्स जो है बी तक पहुंच जाता है फिर तो यही बन जाएगा दोबारा घूम के ए टू बी एफ एक्स, उससे पहले रहता है तो वो वैल्यू आएगी एक्स की। मीन्स एरिया इज डिपेंड ऑन द एक्स। इन अदर वर्ड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। वी डिनोट दिस फंक्शन ऑफ एक्स बाय ए एक्स। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर, जैसे एफ एक्स होता है ऐसे एरिया ऑफ एक्स से हमने डिनोट कर दिया। वी कॉल द फंक्शन ए एक्स एज द एरिया फंक्शन। तो ये हमारा एरिया फंक्शन आ गया, ठीक है। तो कह रहा है बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन द टू बेसिक फंडामेंटल थ्योरम हैव बीन गिवन, हाउएवर वी ओनली स्टेट देम एज देयर प्रूफ बिहाइंड द स्कोप ऑफ दिस। मतलब इसका प्रूफ इस बुक में नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। लेट एफ बी ए कंटिन्यू, ध्यान रखना फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल, अगर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो गई नहीं ना वहाँ पे। तो फिर जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इंटीग्रेबल भी नहीं बनेगा वो। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल दिस एंड लेट ए एक्स बी द एरिया ऑफ द फंक्शन, देन ए डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो जो ए डैश एक्स है वो इस एफ एक्स के इक्वल होगा। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक ए एक्स इक्वल टू ये है हमारे पास, तो कह रहा है ए डैश एक्स इस फंक्शन के इक्वल होगा। देखो ध्यान से, देखो इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो क्या होता है, वो वापस उसी फंक्शन को ले आता है ना जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, मैंने यहाँ एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करो। ये ए बी तो बाद में पुट कर लेंगे क्योंकि हमारा इसमें ए बी ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें ये बताना है ये इक्वल कैसे आ रहा। ए बी पुट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स क्यूब बाय 3, सी तो लगानी नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 नीचे आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, तो यही बनेगा, तो 3 से 3 कैंसिल। तो ध्यान से देखना यही दोबारा नहीं आ गया, यानी कि डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर हमारा क्या था, एफ एक्स था, तो ये घूम के फिर वही आ गया, ठीक है। यानी कि इससे इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव यानी कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में जो रिलेशन है उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है हमें ज़्यादा। तो ये चीज़ क्लियर होगी मेरे ख्याल से, डिफ्रेंशिएशन इसके इक्वल क्यों होता है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है ना। तो अगर इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन करके हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी, यानी कि इससे हम दोबारा वही फंक्शन मिल जाता है जिसका डिफ्रेंशिएशन करके ये आया था हमारे पास, ठीक है। तो थ्योरम फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम ऑफ ये मैं बता चुका हूँ। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो ए टू बी है, तो ये हमारा ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। एफ एंटी डेरिवेटिव का मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि जैसे मान लो ये स्मॉल एफ है तो ये कैपिटल एफ, इसको हम लिख देंगे कैपिटल एफ, समझ आ गया, एंटी डेरिवेटिव का, यानी कि इसका इंटीग्रेशन, और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिमार्क है इसमें, फर्स्ट वाला तो वही है, इन दिस इन द थ्योरम 2 टेल अस, थ्योरम 2 के बारे में बता रखा है, वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव एफ एट द अपर लिमिट बी, और फिर उसमें से लोअर लिमिट वाली माइनस करनी है। दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव अस द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट एज ए सम। ये मैंने बता दिया इसमें कि इस मेथड से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग बाय दिस मेथड। भाई इस मेथड से फाइंड आउट करने के बजाय हम इस मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिट एज ए सम फाइंड आउट करने के बजाय ना, एज द लिमिट ऑफ ए सम, हम इस मेथड से डायरेक्टली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है हमें इसके एंटी डेरिवेटिव मेथड का। और थर्ड में कह रहा है द क्रूशियल ऑपरेशन इज इवैल्यूएटिंग ए डेफिनेट इंटीग्रल इज दैट फाइंडिंग ए फंक्शन whose derivative is equal to integrand, this strengthening the relationship between differentiable and integration। कह रहा है whose derivative is equal to the integrand, यानी कि इसमें क्या है हमारे पास, जो इसका डेरिवेटिव है वो इसके इंटीग्रेशन के इक्वल है। तो मैंने भी बताया था कि इससे दोनों का रिलेशन के इंपॉर्टेंस का हमें पता लगता है, ठीक है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की।
यानी कि जो इसका डेरिवेटिव है वो इसका इंटीग्रेशन है, जो फंक्शन का हम डेरिवेटिव करें तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है हुज डेरिवेटिव इज इक्वल टू द इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन जो आएगा वो उसके फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो उसके इक्वल आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये फोर्थ है, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा नहीं बट हमें पता होना चाहिए इसका। कह रहा है इन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स द फंक्शन नीड टू बी वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूस इन ए बी, वो वेल डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, फॉर इंस्टेड कंसिडरेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, ये वाला हमें दे रखा है इज इनॉर्मस, यानी कि इनकोरेक्ट है ये। देखो कैसे इनकोरेक्ट है, हमारा क्वेश्चन है -2 to 3 एक्स इंटू एक्स के -1 1/2। ये मैंने अलग से समझा रखा है इसको। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, यानी कि इस 1/2 की जगह हम रूट लगा सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना, हम कर चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर में के रूट के अंदर जो हमारी कैलकुलस है इसमें आइटा वगैरह तो आता नहीं कहीं पे, तो हम इसमें आइटा कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तो -1 उधर जाके क्या बनेगा, +1। तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस -1, तो एक तो प्लस वाली तो ऐसी रहेगी और माइनस में क्या होगा, एक्स लेस देन -1 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा ना। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन -1 होगी, यानी कि इसके बीच में वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, एफ एक्स इंटू एक्स के -1/2 इज नॉट डिफाइंड इन द पोर्शन, इसके बीच में डिफाइन नहीं करता, -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसमें डिफाइन नहीं होती। ऑफ -2 to 3, -2 to 3 यही है ना, तो -1 और 1 इसके बीच में आता है, तो इसमें डिफाइन ही नहीं कर रहा ये। तो इसमें जब नॉट डिफाइन है तो उसने कहा है वो वेल डिफाइन और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जब इसके बीच में वैल्यू डिफाइन नहीं कर रही, जैसे यहाँ पर अगर 0 पुट कर दूँ मैं, -1 और 1 के बीच में 0 आता है ना, तो अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो 0 -1 आएगा, तो -1 तो रूट के अंदर आ गया तो आइटा आ गया, तो इसलिए इसके बीच में डिफाइन नहीं कर रही है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल है। हम इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आते ही नहीं है, एक सिर्फ नॉलेज के लिए दे रखा है ये कि डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल जो है वेल डिफाइन और कंटिन्यूस होना चाहिए, ओनली देन इट वी कैन इंटीग्रेट दैट फंक्शन। क्लियर हो गया। इसके बाद है, ये मैं बता चुका हूँ कि हम सी क्यों नहीं लिखते, सी को इसमें क्यों नहीं लिखते, इसी में वही बता रखा है कि हमने बाई चांस अगर उसको लिख भी लिया इंटीग्रेशन में f(x + c), तो जब उसको वैल्यू पुट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की तो c फिर उसमें दोबारा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही आएगा, तो इसलिए c को हम इसमें लिखते नहीं है। ठीक है, ये इसका बेसिक था। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, मिक्स क्वेश्चन है सारे, कोई पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन से होगा, कोई डायरेक्ट भी होगा। तो मैंने किए तो हैं कुछ क्वेश्चन, बट ये तुमसे वैसे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ वैल्यू पुट करना ही एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें। जैसे -1 to 1 है, x + 1 dx फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मेथड हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल f(x) a to b फिर b - a करते हैं, तो वही इसमें करना है। ये एंटी डेरिवेटिव था इसका, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर, सॉरी एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन था इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x² + x, और इसको ऐसे लिखते हैं। तो बस पहले 1 पुट कर दो, फिर माइनस, फिर इसमें -1 पुट करके इसमें से माइनस कर दो इसको, तो ये 1/2 का 1 का स्क्वायर 1/2 + 1 माइनस -1 का स्क्वायर +1, तो 1/2 और माइनस प्लस, तो 1/2 कैंसिल, 1 + 1 2, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही ये है 1/x है, इसको log x लिखें और लिमिट 2 to 3 है, तो बस इसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, तो log 3 - log 2 आया, तो इसको 3/2 लिख देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सिंपल ही है, इसको कर लेना, मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा इसमें। इसका भी तुम इंटीग्रेशन, इसका सारों का इंटीग्रेशन आता है, वो सिंप्लीफाई करके बस वो 2 और 1 पुट करके माइनस कर देना उसको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। (0 to π/4 sin 2x),
जीरो टू पाई बाय फोर साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस टू एक्स माइनस का, और इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे आएगा और बस इसमें पाई बाय फोर और ये वैल्यू पुट कर दो। इसको माइनस वन बाई टू को तो बाहर निकाल लिया, कोस टू एक्स बचा, यहाँ पाई बाय फोर पुट करा पहले, फिर माइनस कोस जीरो जीरो, ये टू इंटू जीरो जीरो बन जाएगा ना। तो टू टू ज़ा फोर, पाई बाय फोर का पाई बाय टू बन गया, तो कोस पाई बाय टू जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये वन बाई टू आंसर आ गया। फिफ्थ सिक्स अपने आप कर लेना, सिंपल से क्वेश्चन है। सिक्स में तो भाई कुछ नहीं है, सीधा ही पता लग रहा है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, तो जब पुट करोगे 5 फोर तो ई की 5 माइनस ई की 4 डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है 10x है। हाँ एक ना हम थोड़े फार्मूले ध्यान नहीं रहे हमें, जो ये पेज नंबर 301 और 302 पे फार्मूले दिए हुए हैं। जैसे 10x का उधर इंटीग्रेशन नहीं था तो 10x का इंटीग्रेशन log सीकेंट एक्स होता है, क्योंकि इसको साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कोस का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है साइन एक्स, तो इसको माइनस में लिख के देख लेना, इसकी डेरिवेशन समझ में आ जाएंगी, कोई खास नहीं है डेरिवेशन। तो भैया कोस एक्स को टी पुट करा तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस तरह चला गया, तो ये माइनस डी टी बाई टू आया, लॉग टी आया, तो माइनस टी की वैल्यू कोस टी पुट करी, तो जब ये माइनस इधर है तो ऊपर चला जाएगा, तो कोस की पावर माइनस वन बनेगा, ये वन बाय कोस बनेगा, वन बाय कोस क्या होता है, सीकेंट होता है। तो ये फार्मूले दो तीन हैं, इसको देख लेना, ये हमारे ध्यान नहीं रहे देखने, अब यूज़ होगा इनका फार्मूलों का ना, सीकेंट का ये होता है, कोसेक का ये होता है, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस लॉग कोस एक्स, या माइनस लॉग कोस एक्स लिख दो, या लॉग सीकेंट एक्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो पाई बाय फोर पुट करा, फिर बाद में माइनस जीरो पुट करा, इस माइनस को मैंने बाहर लिख लिया है। तो कोस पाई बाय फोर कितना होता है, वन बाय रूट टू, कोस जीरो कितना होता है, वन, तो लॉग वन तो जीरो हो गया, और ये हमारे पास माइनस लॉग वन बाय रूट टू आया। वैसे तो आंसर आ चुका है, बट फिर भी सिंप्लीफाई किया हुआ है इसको, इसकी पावर वन बाय टू होती है तो ऊपर जाके माइनस वन बाय टू बनेगी। तो इस माइनस वन बाय टू पावर को जब नीचे लाओगे तो माइनस माइनस प्लस, या वन बाय टू लॉग टू आ जाएगा हमारे पास। एट्थ कर लेना अपने आप। नाइन्थ बता रहा हूँ, नाइन्थ तो ऐसे सिंपल से ही है, बस इंटीग्रेशन के फार्मूले आने चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट ये है, तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वन यहाँ जीरो, तो साइन इनवर्स वन पाई बाय टू होता है, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो पाई बाय टू इसका आंसर आ गया। 10th 11th कर लेना अपने आप ही। 12th अभी किया था हमने पिछली एक्सरसाइज में, कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था, वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू, जो हमने सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में किए थे। तो वन बाई टू बाहर आया, हमारे पास वन प्लस कोस टू एक्स आया, तो इसका तो एक्स बनेगा, और कोस का भी करी था हमने, साइन टू एक्स बाई टू एक्स का डिफरेंशिएशन दिया है। बस इसमें पाई बाय टू पुट करो पहले, पाई बाय टू, ये वन बाय टू तो मैंने यही रहने दिया अभी। यहाँ पे को साइन एक्स को पाई बाय टू पुट करो, तो पाई बाय टू करोगे, टू से टू कैंसिल, यहाँ पे जीरो, और यहाँ भी जीरो बनेगा सारा ये, तो साइन जीरो आ गया। तो यहाँ पर आया पाई बाय टू, वन बाय टू, ये साइन पाई बचा, तो साइन पाई क्या होता है, जीरो, और ये सारा वैसे ही जीरो आ रहा था, तो वन बाय टू पाई बाय टू प्लस जीरो, तो पाई बाय टू इंटू वन बाय टू, पाई बाय फोर इसका आंसर आ गया। इसके बाद 13th क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वही पिछले वाले हैं, फिर भी मैंने कर दिए हैं, कोई थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए तुम्हें। मेन तो हमारा स्टेप ये लास्ट वाले ही है, इसके अंदर वैल्यू पुट करना। 13th में एक स्टेप बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें टी पुट करा है इसको, तो 2x dx dt आ गया, 2 जाके डिवाइड हुआ तो dt बाई टू आ गया, तो यहाँ x dx की जगह dt बाई टू। तो अब क्या किया हमने, अगर हमने x को चेंज किया t में, तो हम उसकी लिमिट भी t में फाइंड आउट करेंगे। दो मेथड है इसके, x वाले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और t वाले से, दोनों बता देता हूँ मैं। अगर तो इसकी वैल्यू चेंज करनी है t में, तो t में ही आंसर निकाल देंगे इसका लिमिट पुट करके। जैसे x2 था तो t कितना बनेगा, यहाँ टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, x अगर 3 था तो अब t में चेंज हो गया, तो t क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो अब हमने सारा ये लिमिट चेंज करके इसकी 2 to 3, तो ये 5 to 10 बन गई dt बाई टी, तो ये हमारे पास log t आ गया। 1 बाई टी का log t होता है ना, तो यहाँ log 10 माइनस log 5 माइनस है, तो इसको अपोन में लिख सकते हैं 5 बाई
10/2, 5×2 = 10, तो 1/2 log 2 आंसर आ गया। या अगर इसकी लिमिट चेंज नहीं करनी है, ठीक है, तो क्या करना है, ये dt/t करा था ना, और लिमिट यही रहने देना x की। यहाँ t की वैल्यू दोबारा x में कन्वर्ट कर देना x² + 1। ये देखो 1/2 dt/t करा मैंने, 1/2 log t करा, तो log t को मैंने दोबारा x² + 1 पुट कर दिया, तो मैंने वो x वाली ही लिमिट ले ली है, मैंने ये 5, 10 वाली नहीं ली है, क्योंकि मैंने दोबारा x में कन्वर्ट कर दिया ना, तो बस इसमें पुट कर दो 3² + 1 -2 वाला 2² + 1, तो ये 3 3 = 9 + 1 10, 2 2 = 4 + 1 5, तो बस फिर वही आंसर आ गया जो इससे आया था। जिस भी मेथड से है ठीक लगे उससे कर लेना। 14 में मैंने यही करा है, t में लिमिट चेंज नहीं की है, x में फाइंड आउट करा है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, 2x ये लिखा और 3x/5x² + 1 ये लिखा। तो इसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ, ये तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें 5x² + 1 को t पुट करा तो ये 10x dx dt आया, 10 जाके डिवाइड होगा तो x dx क्या है, dt। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, ये 10 तो बाहर लिख लिया मैंने, इस 2 को भी यहाँ बाहर लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे इसकी जगह dt और इसकी जगह t आ गया मेरे पास, +3/5। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 करना होता है ना, तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ 1/5 बन जाएगा, तो 3/5 कॉमन आ गया, यहाँ x + 1/5। अब 1/5 का स्केयर तो बनता नहीं, तो उसका रूट लगा के मैंने स्केयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 5 = 10, इसका इंटीग्रेशन होता है log t 1 to 0। देखो मैंने लिमिट चेंज नहीं की है इसमें, जो 1 0 स्टार्टिंग से थी वही चलने दी है। और इसका आया 3/5 10 ये x² + a² वाली, तो क्या होता है 1/a tan 1 x/a, a की जगह 1/√5 आ रहा है, तो 1/a + tan 1 x/a 1 to 0। अब मैंने क्या किया, इसमें बजाय लिमिट चेंज करने के t की वैल्यू दोबारा पुट कर दे इसमें, 5x² + 1 1 2, तो मेरा इसी लिमिट में काम चल जाएगा। और ये डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर था, तो रिवर्स होके यहाँ पे आ गया और ये भी ऊपर चला गया, बस इसमें वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पहले 1 पुट करा तो 1 का स्केयर 1, 5 1 जा 5 + 1 6, और यहाँ फिर 0 पुट करा तो 0 का स्केयर 0, तो ये 5 तो 0 बन जाएगा, तो log 1 बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी पुट करा, 1 पुट करा 10 रूट इंटू 1 √5 यही रहेगा, और ये क्या हो गया 0 बन जाएगा। तो log 1 तो 0 होता है, तो log 6 + 3/5 रूट, और tan 0 भी 0 होता है, tan 1 0, तो ये आया। बस ये इसको ब्रैकेट रिमूव करके ये हमने आंसर लिख लिया। 15 अपने आप कर लेना। 16th है 1 to 2 5x के लिए है हमारे पास। देखो इसमें साफ ही पता लग रहा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री कितनी आ रही है, 2 2 आ रही है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे पहले। तो डिवाइड करा हमने इसको इससे, तो हमारे पास डिवाइड करके ये आया हमारे पास, तो 5 प्लस आता है वैसे तो यहाँ पर यहाँ से माइनस कॉमन लेके ना उस प्लस के साथ माइनस कर दी, इसके साइन चेंज करके ऐसे लिख दिया 5 - 20x + 15/a। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका तो हो ही जाएगा, 5x आएगा डायरेक्ट, इसके फैक्टर कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो x + 3 x + 1 बना, इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करके ए पर भी, तो ये आएगा इनटू, बस ए बी की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन करके यहाँ पुट लेना, और फिर 2 और 1 पुट करके लास्ट में आंसर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। इसको कर लेना। 17 है, 17 सिंपल से ही है, कर लेना अपने आप, उसमें भी कुछ खास नहीं है। 18 करा रहा हूँ, 18 भी सिंपल ही है। 0 to π sin² x/2 - cos² x/2, तो cos 2x का फार्मूला हमें पता है 11th में ये था 2x का, तो जब इसको हाफ करेंगे तो यहाँ x/2 आएगा, यहाँ sin² पहले आ रहा है और इसमें cos², तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बनेगा cos² x/2 - sin² x/2, तो बस ये वाली वैल्यू cos x की यहाँ पे पुट कर दी। cos का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है 0 to π, बस ये अपर माइनस लोअर करके ये दोनों ही 0 आ रहे हैं, sin 0 भी 0 होता है, पाई भी 0 होता है, तो 0 आंसर आया। 19 है 6x, ये इसको भी सेपरेट कर लिया हमने, 6x/x² + 4 और 3 ये, तो बस इसको t पुट कर दिया, तो ये आया dx dt/2x आया, यहाँ dt की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो dx की, dt/2x ये 6x था और इसकी जगह तो t आ गया, तो x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, तो क्या बना 3 तो बाहर आ गया, 0 to 2 ये 1/t dt प्लस यहाँ पे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को,
तो 3 को बाहर लिख लिया जाए 1/x² प्लस 2²। इसमें tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा, और ये तो लॉग, ये इसमें x की वैल्यू दोबारा पुट कर दो इसको, इसमें भी tan इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट करके इसको कर लेना खुद अपने आप। ठीक है, 20 क्वेश्चन सिंपल है, सेपरेट कर लेना इसको, इसका तो डायरेक्ट ही आएगा। इसमें बाय पार्ट्स कर लेना इसको, और ये tan इनवर्स का फार्मूला, ये भी tan इनवर्स का ही फार्मूला, वो a² प्लस x² प्लस a² वाला फार्मूला इसमें लगा के लिमिट पुट कर लेना। सिंपल एक्सरसाइज ये, बस बेसिक थोड़ा दोबारा से रिवाइज कर लेना एक बार। वैसे एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सारे रिपीट ही हैं, सिर्फ जो लिमिट आई है वो इसमें एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, ओके।